नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का जो वीएससी है, वैल्यू एडेड कोर्स, संवैधानिक मूल्य, उसको समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह हमारा एक रिवीजन सीरीज होगा जिसमें आपको जो मूल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझाएंगे कि ये क्या होता है, उसको कैसे लिखना है। और इस वीडियो के बाद जो आपका पूरा चारों यूनिट है उनको आप अच्छे से लिखने के भी अभ्यस्त हो जाएंगे, अच्छे से आप उसको समझ भी पाएंगे। इसका जो पीडीएफ है हम लोग नीचे लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल की, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट इससे भी पढ़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको शुरू करने से पहले सिलेबस पता रहना चाहिए। तो आपको पता है कि ये 50 अंक का है, जिसमें आपका 15 अंक इंटरनल का और 35 नंबर का आपका पेपर होगा जो 2 घंटे का होगा। आपको पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए, पास होने की नहीं। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आप टॉप कर सकते हैं। अपना यूनिट 1 जो है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संविधान का दर्शन, जिसमें संप्रभुता, गणराज्य, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। एक चीज मैं शुरू में ये बोल दूं कि जो सिलेबस बनाने वाले हैं, मतलब हो सकता है गलती सबसे होती है, तो जो इंग्लिश का है ना उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यहाँ नहीं हुआ है। कई ऐसी चीजें हैं जो इंग्लिश में लिखी हिंदी में नहीं लिखी, कैसी चीजें हिंदी में लिखी इंग्लिश में नहीं लिखी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो दोनों में लिखी, मतलब जो इसमें लिखी इसके अलावा जो इंग्लिश में एक्स्ट्रा लिखी उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन बनाने वाला क्या देखता है उसके ऊपर भी रहता है। दूसरी यूनिट में भारतीय संघीय व्यवस्था, मतलब पहले यूनिट में सीधा सीधा आपको प्रस्तावना के बारे में जानना है, प्रस्तावना में कौन सा दर्शन है उसके बारे में जानना है। जैसे इंग्लिश वाले सिलेबस में संविधान का अर्थ पहले दिया है, फिर संवैधानिक मूल्य का अर्थ दिया, यहाँ दिया ही नहीं है, तो अपन वो भी पढ़ेंगे। अगला है भारतीय संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, फिर संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्र और एकीकृत न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका का संसद के प्रति उत्तरदायित्व। इसमें क्या होता है, संघीय व्यवस्था मतलब होता है, जैसे भारत संघ इसलिए है क्योंकि भारत में एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन है, इसी को संघ बोलते हैं। संघ आप सुने होगे ना, अकेले संघ नहीं बनता। संगठन मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग हों। तो वैसे ही जब केंद्र और राज्य मतलब शासन का एक से अधिक स्तर होगा तब उसको संघ बोलेंगे। संसदीय लोकतंत्र भारत में चलता है, जहां आप अपने सांसद चुन के भेजते हैं, वो अपने मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री को चुनते हैं और उससे फिर हमारा पूरा सिस्टम चलता है। और वो जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति। हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, आपको पता होगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र और एकीकृत है। स्वतंत्र मतलब ये होता है कि जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति अच्छे से होती है, उनके लिए योग्यताएं होती हैं। उनको हटाने के लिए आपको महाभियोग का प्रोसेस करना पड़ता है। इसके अलावा न्यायाधीश जो हैं उनके जो वेतन है उनको कम नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से उनका जो क्या बोलते हैं कार्यकाल है वो फिक्स होता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो 65 साल में ही रिटायर होंगे, हाई कोर्ट में 62 साल में होंगे। फिर मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आपको पता है जो हमको मिले हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, मतलब जो हमको केवल अधिकार तो नहीं चाहिए ना, क्या करना है वो कर्तव्य है। निर्देशक तत्व हम देखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मतलब पृथ्वी, कुटुंब मतलब परिवार, मतलब ये जो पूरी वसुधा है, पूरी दुनिया हमारी परिवार है। फिर दिव्यांगों और एलजीबीटी के अधिकार क्या हैं वो देखेंगे। सामाजिक संस्कृति क्या होती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होते हैं। ये सब ना ऐसी चीजें हैं, वैल्यू एडेड मतलब होता है कोई नई चीज नहीं है, सब आपको पता है। बस मैं आपको थोड़े अच्छे तरीके से उसको समझा दूंगा और लिखना क्या है वो बता दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द है संविधान। तो संविधान क्या है, आप सुनते होंगे ना कि भारत का संविधान। संविधान क्या है, किसी भी देश का नियम कानून है, आधारभूत नियम कानून है जिससे कोई भी देश का शासन चलता है। उस देश में कैसे व्यवस्था होगी वो चलती है, कैसे चुनाव होगा वो पता चलता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के काम क्या होंगे वो पता चलता है। जैसे भारत का जब संविधान बना तो संविधान इसीलिए बनाया गया ना कि पता चले कि कैसे किसको काम करना है, किसके क्या अधिकार हैं, जनता को उससे अधिकार मिले, जनता को कर्तव्य दिए गए। निर्देशक तत्व है, मतलब देश का जो आधारभूत नियम है जिससे देश का शासन चलता है, किस सिद्धांत पे चलेगा, क्या उसके मूल्य होंगे, ये सब पता चलता है। सरकार कैसे चलेगी, प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, किसके पास शक्तियां होंगी, सब संविधान में लिखा है, इसीलिए संविधान है। देखिए नागरिकों के अधिकार क्या होंगे,
नागरिकों को स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, सामाजिक व्यवस्था कैसे बनेगी। मतलब एक ये भी है कि ये सरकार और जनता के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, ठीक। वो संविधान कहलाता है कि भाई सरकार ये काम करेगी, जनता ये करेगी, कैसे वोटिंग होगी, वो सब संविधान है। संविधान आप सुने होंगे, संविधान में संशोधन भी होता है, तो संविधान परिवर्तनशील है, ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो वो वही रहेगा। तो संविधान परिवर्तनशील भी होता है। ये एक कानूनी ढांचा है। कानूनी ढांचा मतलब कानून अलग अलग क्या क्या रहेंगे। एक राजनीतिक मार्गदर्शक है कि कैसे राजनीति चलेगी, और नैतिक मार्गदर्शक। नैतिक मार्गदर्शक मतलब क्या होता है कि जैसे न्याय देना है, लोगों का कल्याण करना है, गरीबों का भला करना है, ये सब संविधान में लिखा है। संविधान जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित, ठीक। एकमात्र ऐसा संविधान जो अलिखित है वो ब्रिटेन का संविधान है, बाकी जनरली लिखित है। अब अपन सीधा सीधा आ जाते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना पे। अगर ये आपको याद है ना, तो आधा सवाल तो आपका वैसे ही बन गया, ठीक। पहली लाइन है हम भारत के लोग, मतलब संविधान बनाने वाले कौन है, हम भारत के लोग हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि कोई और बनाया है, हम भारत के लोगों की तरफ से संविधान बना है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत एक स्वतंत्र देश है, वो गुलाम नहीं है। भारत संप्रभु है, ठीक। प्रभु मतलब समझते हो, भगवान। तो हम भगवान है, हमारा जो मन है हमारे हिसाब से जो है हम वो करेंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपसे न्याय पूछा तो ये 3 भाग हो गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता पूछा तो ये 5 हो गए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता पूछा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। संविधान का दर्शन पूछा तो जितने शब्द हैं सब लिख देना है, ठीक। संविधान की प्रस्तावना ही संविधान का दर्शन है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब संविधान दिवस आपसे पूछ सकता है कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। तो ये संविधान के बारे में बेसिक जानकारी है। तो ये हो गई हमारी संविधान की प्रस्तावना, जिसमें 2-3 सवाल आपसे बन सकते हैं। एक तो ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान बन के कब तैयार हुआ, कितने दिन लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। अगला चीज है संवैधानिक मूल्य क्या है, यही मैं बोल रहा था। संवैधानिक मूल्य मतलब जो संविधान में जो मूल्य निहित हैं, यही संविधान के आधार हैं जिनसे संविधान चलता है। और सरकार के मार्गदर्शक हैं, सरकार को क्या करना है, नागरिकों के भी मार्गदर्शक हैं। और जो शब्द हम लोग ऊपर पढ़े ना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, गरिमा, ये सब संविधान के मूल्य हैं। लोकतंत्र, भाईचारा, ये सब इससे बढ़ता है। अब कुछ शब्द दिए हैं आपके सिलेबस में जिनको आपको पता रहना चाहिए, एक कॉमन ना, साथ ही साथ समझते जाइए। ये पीडीएफ हम लोग डाल देंगे तो उससे फिर आप पढ़ लीजिएगा। पहला शब्द दिया है संप्रभुता। देखिए हिंदी का सबसे अच्छी खासियत यह है कि शब्द से ना आपको उसका मतलब पता लग जाता है। संप्रभुता प्रभुता से है। प्रभुता मतलब प्रभु क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। तो संप्रभु एक ऐसा व्यक्ति है जिससे ऊपर कोई नहीं है, पहली चीज समझिए। मतलब अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो संप्रभुता, संप्रभु ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए ये संप्रभु है तो इसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक। पहली चीज मतलब ये किसी के आदेश को नहीं मानेगा। दूसरा, अब बाकी सब बचे उसके नीचे, तो जो इसके नीचे हैं वो सब इसके आदेशों को मान लेंगे। मतलब ऐसे अच्छी भाषा में समझें, संप्रभु एक ऐसा सर्वसत्ता संपन्न व्यक्ति है जो किसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और बाकी सब उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं। वो व्यक्ति कहलाएगा संप्रभु, ठीक। मतलब ऐसा व्यक्ति जो और किसी के आदेश को नहीं मानता और उसके आदेश को हर कोई मानता है, वो कहलाता है संप्रभु, ठीक। मतलब ये एक सर्वोच्च शक्ति है, उसकी आज्ञा का पालन सब करते हैं, संप्रभु से बड़ा कोई नहीं होता। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो जो राजा महाराजा थे उनकी बात हर कोई मानता था, तो वो संप्रभु हैं। भारत पहले संप्रभु नहीं था ना, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो हम संप्रभु नहीं थे। अब हम लोग उपनिवेश नहीं है, इसलिए हम क्या है, संप्रभु हैं। उपनिवेश मतलब पहले हम गुलाम थे, अब गुलाम नहीं है, मतलब अब हम उनकी रानी की बात नहीं मानते, इसलिए हम संप्रभु हैं।
संप्रभु दो टाइप की होती है, एक होती आंतरिक, एक होती बाह्य। आंतरिक मतलब जो संप्रभु है उसके देश के अंदर हर कोई उसकी बात मानेगा। बाह्य मतलब हम दूसरे देशों की बात से दबाव में नहीं आएंगे। अमेरिका बोला, हड़काया कि ये करो, हम बोलेंगे हम नहीं करेंगे, भाई हम संप्रभु हैं। तो ये कहलाती है संप्रभुता। ये पॉलिटिकल में पढ़ते हैं हम लोग। एक होती एकलवादी, एक होती बहुलवादी। एकलवादी मतलब एक ही संप्रभु है, बहुलवादी मतलब कई लोग उसको प्रभावित करते हैं। अगला शब्द दिया है गणराज्य। इसका मतलब आप कैसे निकालोगे? गणराज्य, गण मतलब होता है जनता, राज्य मतलब ऐसा राज्य जहाँ का जो सर्वोच्च पद है वो जनता द्वारा निर्वाचित हो, जनता ही उसको चुन के भेजे। पहले जैसे राजा थे तो हम गणराज्य नहीं थे, क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च पद था राजा, वो जनता नहीं निर्वाचित करती थी, ठीक। लेकिन अब क्या है, अब हमारा जो सर्वोच्च पद है वो जनता निर्वाचित करती, मतलब संप्रभुता किसके हाथ में रहेगी? लोगों में होगी, राजा के पास नहीं रहेगी, ठीक। अब मतलब क्या है कि कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। और वही जो हम लोग पढ़े ना प्रस्तावना, हम भारत के लोग, तो ये जो बोलने वाले हैं वो कौन है? हम भारत के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि भारत अभी गणराज्य बना, पहले भी जैसे वज्जी संघ है, मल्ल संघ है, ये भी गणराज्य थे। मतलब यहाँ के जो शासक थे वो चुने जाते थे, वंशानुगत नहीं थे। जैसे ब्रिटेन है, वो गणराज्य नहीं है, वहाँ लोकतंत्र है, लेकिन वो गणराज्य इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ का जो राजा है वो चुना नहीं जाता, वो वंशानुगत है, ठीक। तो जो पुराने हमारे भी थे, वहाँ के राजा चुने जाते थे, गणसभा होती थी जो निर्णय लेती थी, और अध्यक्ष होता था जो सभा का प्रमुख होता था, यही सब निर्णय लेता था, और नेतृत्व तो सामूहिक था, एक व्यक्ति का नहीं था। अगली चीज है न्याय। क्या है? आप सुनते होगे ना, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो उसी का उल्टा न्याय होता है। कहाँ से लिया गया? तो ये रूसी क्रांति से लिया गया है। तीन प्रकार के न्याय होते हैं। एक होता है सामाजिक। सामाजिक मतलब समाज में जो भी अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वो ना हो। क्या क्या है? जाति, धर्म, लिंग के आधार पे, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पे कोई भेदभाव ना हो, ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या है? धन, आय, संपत्ति, इनके आधार पे कोई भेदभाव ना हो, ये आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय क्या है? वोट देना। मतलब राजनीतिक न्याय मतलब क्या है कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे को वोट देने का अधिकार हो, मेरे को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, मेरे को कोई पद धारण करने का अधिकार हो, मेरे को बाकी सभी समान राजनीतिक अधिकार हो, जो राजनीतिक लोग हैं वहां तक मैं पहुंच सकूं, ये राजनीतिक न्याय है। अगली चीज लिखी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब देखिए, एक होती देश की स्वतंत्रता, एक होती व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति अपना जो भी काम करता है उसके लिए वो स्वतंत्र हो, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो। तो इससे क्या होता है? हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है। ये दो टाइप की होती है, एक नकारात्मक होती है, एक सकारात्मक होती है। नकारात्मक मतलब कोई नियंत्रण ना हो, सकारात्मक मतलब राज्य जैसे आपको शिक्षा दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया, उससे आपका फायदा होता है। स्वतंत्रता हम लोग पढ़े थे, विचार की मतलब हम कुछ भी सोच सकते हैं, अभिव्यक्ति की मतलब हम अपनी बात बोल सकते हैं, विश्वास की हम कोई भी विश्वास अपना सकते हैं, धर्म की, उपासना की, ये सभी स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन शर्तों के समेत हैं। शर्तों के समेत मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन देश की बुराई करना, देश का युद्ध चल रहा है, आप बोले कि दुश्मन देश अच्छा है, वो गलत बात है। आप देश की अखंडता के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो वो गलत बात है। तो शर्तों समेत है ये। समानता मतलब क्या होता है? सभी लोग समान हो। समान कब होंगे? जब किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। तो किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं, मतलब सब समान है, भेदभाव के बिना सबको समान अवसर है, स्थिति और अवसर की समानता है। ये भी शर्त युक्त है भाई। जैसे अब आरक्षण है तो वो समानता का थोड़ा सा वो है, डिस्टॉर्शन है, लेकिन शर्त युक्त है ना। अब आप बोल रहे हैं कि जाति के आधार पे समानता है, लेकिन आरक्षण है, वो इसलिए क्योंकि किसी के साथ पहले भेदभाव हुआ, उनको समान लाने के लिए आरक्षण आया है। तो आरक्षण भी समानता का एक प्रयास है। समानता क्या है? एक तो नागरिक समानता है, जैसे कानून के सामने समानता, आपका जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पे भेदभाव ना हो। राजनीतिक समानता मतलब सभी को वोट देने का अधिकार हो। आर्थिक मतलब समान काम के लिए समान वेतन हो, जैसे जनरली सेम ही काम होता है, वहीं महिला भी कर रही, पुरुष भी कर रही, तो महिला को कम वेतन मिलता है। बंधुता मतलब होता है भाईचारे की भावना, ठीक। बंधुता कैसे है? जैसे भारत में एकल नागरिकता है, आप एक ही नागरिक हैं। मूल कर्तव्य जिससे हम सद्भाव से रहते हैं। भाईचारा में क्या है? धर्म के आधार पे भाईचारा हो, जाति के आधार पे भाईचारा हो, देश में भाईचारा हो, भाषा के आधार पे भाईचारा, और सभी के अंदर देशभक्ति का भाव हो। फिर अगली चीज है राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता मतलब होता है कि देश एक रहे, अखंड मतलब देश के खंड खंड ना हो,
देश एक साथ बने, जैसे 565 रियासतें थी वो एक बन गई। अब भारत जब बना तो फिर भारत ये चाहता है कि यार हम टूटे ना, इसीलिए हम चाहते हैं कि देश में एकता और अखंडता रहे। यह अखंडता शब्द पहले नहीं था, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, मतलब राज्यों के आधार पे कोई वो ना हो, भाषा के आधार पे ना हो, धर्म के आधार पे नहीं हो, संस्कृति के आधार पे ना हो, ये सब होती है एकता हो। अब हम आ गए हैं यूनिट 2 में। तो अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 2 करेंगे, अपलोड हो चुका है वीडियो, आप चेक कर लीजिएगा।